बीए भाग द्वितीय की छात्राओं, हम लोग स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ रहे थे। राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान, जिसके अंतर्गत हम स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संघीय संसद या व्यवस्थापिका, यानी स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है उसको संघीय संसद कहा जाता है। इससे पहले इसको संघीय विधायिका भी कहा जाता था, संघीय सभा भी कहा जाता है इसको। तो संघीय संसद की जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, और संघीय जो कार्यपालिका है यह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और संघीय न्यायालय निम्नतर है। तो जो संघीय संसद है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है सत्ता की सर्वोच्चता। संविधान के अनुसार संघीय संसद सर्वोच्च सत्ताधारी है। अमेरिका में भारत की संसद से उच्चतर है, और संसदीय संसद की सत्ता सर्वोच्च तथा असीमित है। संघीय सभा कार्यपालिका यानी संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। वहीं संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करती है। कुछ मामलों में संघीय न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर सकती है। संघीय न्यायालय द्वारा बनाए हुए कानूनों के न्यायिक पुनर्निरीक्षण भी संघीय संसद करती है। संघीय संसद की सत्ता पर जनता व कैंटनों द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यवस्थापन क्षेत्र में जनता व कैंटन सह अधिकारी हैं, और वे जनमत संग्रह और आलंबन का प्रयोग करती हैं। जनता व कैंटनों से ये उच्चतर नहीं है, लेकिन स्विस संघीय संसद पर कानूनी प्रतिबंध यह है कि वह अपने जनमत संग्रह व आरंभन के अधिकार के प्रयोग द्वारा जनता व कैंटन उसके द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर सकती है। दूसरी विशेषता है इसमें समानुपाती द्विसदनीय व्यवस्था, यानी जो संघीय संसद है वह द्विसदनीय है और दोनों को समान पद दिया गया, समान अधिकार दिए गए हैं। तो जनता का जो प्रतिनिधित्व के रूप में संसद का जो निचला सदन है जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं, तथा कैंटनों का प्रतिनिधि के रूप में ऊपर का सदन है जिसे हम सीनेट कहते हैं। पहले यहाँ राज्यसभा कहा जाता था और अब इसे सीनेट कहा जाता है, जो कि कैंटनों का या राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही सदन को संघीय संसद कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड की द्विसदनीय व्यवस्था समान पद होने वाले दो सदनों की है। सभी लोकतंत्र में प्रायः व्यवस्थापिका के दोनों सदन समान शक्तिशाली नहीं होते। तीसरा जो है वो है भाषा की स्वतंत्रता। स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो संसद में जितने भी सदस्य हैं वे अपनी भाषा के लिए स्वतंत्र हैं कि वह किसी भी भाषा में अपना भाषण दे सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं। वहाँ पे समस्त भाषाओं को, यानी वहाँ पर जो भाषाएं हैं सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वहाँ पर, और सभी भाषाएं जो हैं मान्यता प्राप्त हैं। और इस प्रकार वहाँ पर जो जितनी भाषाएं हैं वहाँ पे 2-3 भाषाएं हैं, और सभी सदस्य उन भाषाओं के बारे में जानते हैं, उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है इसमें विरोधी दल का अभाव है, क्योंकि समस्त जो सदस्य हैं वो एक ही दल के होते हैं, तो विरोधी दल इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट विशेषता उच्च स्तर का वाद विवाद है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति को खेल नहीं माना जाता बल्कि एक गंभीर विषय माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर उच्च स्तर का वाद विवाद होता है। और नेक्स्ट जो विशेषता है वो है यहाँ पर शांत और गंभीर वातावरण होता है, क्योंकि सभी इस पर बहुत गंभीर होते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो इस प्रकार वे अपने विचार जो है सही प्रकार से प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है विविध भाषाओं का प्रयोग। ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया भाषा की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो ये तो हमने देखे इसकी कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं संघीय संसद का संगठन। इसके अंतर्गत 2 सदन होते हैं। संसद द्विसदनीय है, इसीलिए पहला सदन जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो है प्रतिनिधि सभा। इसकी रचना के बारे में पढ़ें तो ये बहुत बड़ी है। इसके अंतर्गत जो सदस्य संख्या है वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सदस्य संख्या जो है प्रतिनिधि सदन की वो 200 है। इस सीमा में रहे, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो वह जनसंख्या बढ़ाई भी जा सकती है, जिस पर एक प्रतिनिधि जो है वो सभा के लिए चुना जा सकता है। ऐसा 2 बार हुआ है, 1931 और 1940 में।
तो इस प्रकार इसका प्रतिनिधित्व। तो अब इसका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। 4 वर्ष बाद अक्टूबर के अंतिम रविवार को निर्वाचन होता है और दिसंबर के पहले सोमवार को सभा की पहली बैठक होती है। और इस प्रकार यहाँ जो बैठक जो है, अधिवेशन जो है वो अनिवार्य है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में बैठक आवश्यक रूप से होती है। जो सदस्य हैं वो एक प्रकार से जो सदस्य इसके बनते हैं उनके लिए एक प्रतिबंध लगाया कि वो एक क्लर्जी मैन ना हो। क्लर्जी मैन किसे कहते हैं? जो धर्मशासक या पादरी ना हो, ऐसे प्रतिनिधियों को इसमें नहीं चुना जाता है। और दूसरे जो सीनेट के जो सदस्य और दूसरी इस पर प्रतिबंध है कि वह एक ही समय में किसी अन्य संस्था का भी सदस्य नहीं हो सकता, अर्थात संघीय कार्यपालिका या सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें वे व्यक्ति मतदान करते हैं जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। और इस निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मतदाता हैं, जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि जो मतदान है वो कैसे होता है, तो प्रत्येक कैंटन का एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जिसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए विविध दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन सामुदायिक रूप से खड़े होते हैं और कोई भी 15 मतदाता मिलकर एक सूची प्रस्तुत कर सकते हैं, पर ऐसा साधारणतः संगठित राजनीतिक दल ही करते हैं। प्रत्येक सूची में उतने नाम होते हैं जितने स्थान उस कैंटन के होते हैं, तो मतदाता उतने ही मत देते हैं जितना अधिकारी होता है। तो इस प्रकार ये तो 1918 में किया गया था और उसके बाद में इसमें संशोधन कर लिया। अब देखते हैं इसका जो कार्यकाल, तो हमने बताया थी कि 4 वर्ष है। अब इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन के, वो राष्ट्रीय सभा का एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है। इनका निर्वाचन जो है प्रतिनिधि सभा स्वयं करती है। इन दोनों पदाधिकारियों में से कोई भी उसी के पद के लिए दोबारा नहीं चुना जा सकता। उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति पर प्राय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो सकता है और अध्यक्ष जो है वो सदन की अध्यक्षता कर कार्यवाही का उचित संचालन करता है। वह सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। वही सदन के सम्मान व उसकी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यदि किसी विषय पर सदन के सदस्यों में के मत बराबर होते हैं तो वह निर्णायक अपना पद का प्रयोग करता है और सदन में जब विविध समितियों का निर्वाचन होता है तब अध्यक्ष उसी तरह से मतदान में भाग लेता है जिस प्रकार अन्य सदस्य भाग लेते हैं। उसको कोई वेतन नहीं मिलता है, उसका पद निष्पक्षता का नहीं होता है, फिर भी बड़ा महत्व होता है। ये तो हमने देखा प्रतिनिधि सदन जो कि जनता का सदन कहलाता है। अब हम देखते हैं सीनेट जो कि कैंटनों या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत जो सदस्य हैं वो सदस्य संख्या होती है 46, यानी प्रत्येक पूर्ण कैंटन से 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन से 1 प्रतिनिधि आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 23 जो कैंटन हैं वो आते हैं। कार्यकाल इसमें जो है वो 1 से 4 वर्ष का होता है और जो योग्यता में प्रतिबंध है कि वो एक साथ राष्ट्रीय प्रतिनिधि सदन और संघीय परिषद के सदस्य नहीं हो सकते और वह उन पर संघीय न्यायालय का सदस्य होने पर भी प्रतिबंध है। तो और इसका जो अधिवेशन है वो प्रतिनिधि सदन के साथ साथ होता है और इसमें प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के 1/4 सदस्य या कैंटनों की 1/4 सदस्य की प्रार्थना पर संघीय परिषद ऐसी सम्मिलित बैठक बुला सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन होता है, उसके सदस्यों के द्वारा 1 वर्ष के लिए होता है। दूसरी बार कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। एक कैंटन के व्यक्ति एक ही साथ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं हो सकते। यानी यदि इसका अर्थ यह है कि यदि एक क्षेत्र से यदि एक अध्यक्ष बना है तो दूसरे क्षेत्र से उपाध्यक्ष बनेगा। तो ये तो हमने देखी इसकी रचना। अब हम देखते हैं संघीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि कैंटनों के लिए सुरक्षित मामलों को छोड़कर अन्य सब मामलों में उसे पूरा अधिकार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवस्थापन संबंधी अधिकार। कानून निर्माण संबंधी शक्ति पर प्रतिबंध है। यहाँ प्रतिबंध उस व्यवस्था के कारण है जिसके अनुसार जनता अपने वैकल्पिक व्यवस्थापन संबंधी जनमत संग्रह के अधिकार के अंतर्गत संघीय संसद द्वारा पारित कानूनों को अस्वीकार कर सकती है।
पर ऐसा केवल उसी विषय में होता है जिससे नियम के अंतर्गत कानून की संज्ञा दी जाती है। दूसरे अध्यादेश पर जनमत संग्रह नहीं लिया जाता है तो जो सर्वव्यापी न हो अथवा दोनों सदनों ने उन्हें आवश्यक घोषित कर दिया गया। तो अधिकांश जो कार्य है संघीय जो प्रतिनिधि सदन है और संघीय संसद है वह अध्यादेश के माध्यम से कर देती है। तो अतः व्यवस्थापन का जो अधिकांश भाग अध्यादेशों के रूप में ही होता है, जिसमें वे वैकल्पिक जनमत संग्रह के प्रतिबंध से बच सकते हैं। अब आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार। व्यापक अधिकार है इसका संघीय संसद का। तो संविधान के अनुसार उसे संघीय परिषद व संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर व संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। वह संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चयन करती है। उसे कुछ अन्य चुनाव संबंधी अथवा पुष्टिकरण संबंधी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। अब आता है वित्त संबंधी कार्य। संघीय प्रशासन के विविध विभागों के अधिकारियों के वेतन आदि का निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय सरकार के प्रमुख पदों की उत्पत्ति व उनके लिए वेतन आदि के विषय में निर्णय भी यही करती है। बजट स्वीकृति का कार्य भी करती है। संघ की ओर से दिए जाने वाले जितने भी ऋणों के विषय में निर्णय संघीय सभा ही करती है। इसके द्वारा बजट के विषय में निर्णय संघीय सभा ही करती है। इसके द्वारा जो इसकी बजट की स्वीकृति अंतिम होती है, क्योंकि ये इस पर जनमत संग्रह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फिर आता है शासन के अंगों के नियंत्रण से संबंधित अधिकार। वह सरकार के अन्य अंगों के कार्यों के प्रतिवेदन प्राप्त कर सके। उन प्रतिवेदनों की जांच करके वह संबंधित अंग को उसकी त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाते हैं, जैसे भूल सुधार के लिए वह कह सकती है। तो संघीय संसद संघीय परिषद के निर्णयों को पलट नहीं सकती। यद्यपि सभा के आदेशों को भविष्य में मानना संघीय परिषद के लिए आवश्यक होता है। संघीय न्यायालय के विषय में ये प्रतिनिधि सदन जो है वो कार्यविधि की जांच करने का है। वह उसके निर्णयों को कोई आलोचना नहीं कर सकती। संघीय परिषद अपना वित्त संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन भी संघीय सभा को भेजती है। फिर आता है परराष्ट्र संबंधी अधिकार। दूसरे देशों के युद्ध की घोषणा करना, संधि करना, राष्ट्रीय सेना का उपयोग करना तथा वो सब काम करना संघीय संसद के कार्यक्षेत्र में होता है, जो स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता व तटस्थता की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो संधि वार्ता संघीय परिषद द्वारा की जाती है। उसका रूप अंतिम जब उसका रूप अंतिम हो जाता है तो संघीय संसद की उसकी समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और संघीय संसद यदि आवश्यक समझती है तो उसे स्वीकार करने के लिए संघीय परिषद को अनुमति दे देती है। इस संबंध में संघीय संसद अध्यादेश पारित भी कर सकती है। कुछ संधियां के अध्यादेशों पर वैकल्पिक जनमत संग्रह का प्रतिबंध भी लागू है। युद्ध संकट के समय संघीय संसद संघीय परिषद को वैसे ही पूरी शक्ति दे देती है और वह स्वयं ही संधि वार्ता उनकी पुष्टि करती है। तो संकट के समय संघीय परिषद कार्य कर सकती है, लेकिन उसको पुष्टि बाद में संघीय संसद कर देती है। कैंटनों से संबंधित इसको अधिकार है कि कैंटनों के संविधानों और उनके संशोधनों की उचित जांच करती है, उन्हें स्वीकार करें। कैंटनों में विदेशों से यदि कोई संधि व समझौते होते हैं तो उन्हें भी जांच स्वीकार करना उसके कार्यक्षेत्र की बात है। आंतरिक शांति बनाए रखना और उसके लिए आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी उसका कार्य है। यह कार्य व्यवहार में संघीय परिषद द्वारा होता है। संघीय संसद केवल उसकी स्वीकृति प्रदान करती है। अब है न्याय संबंधी कार्य। पहले अधिक या अब कम हो गया है, क्योंकि न्यायालय की शक्तियां बढ़ गई हैं। यह संघ की विविध सत्ताओं के बीच के कार्यक्षेत्र संबंधी झगड़ों का निर्णय करती है। प्रशासनिक मामलों और उन मामलों में जो संघीय प्रशासन के तीनों अंगों के सदस्यों के विरुद्ध कैंटनों की ओर से चलाए जाते हैं। संघीय सभा न्याय कार्य भी करती है। अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकती है। तो संघ के न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा दंडित व्यक्तियों व मृत्यु दंड दिए पाए हुए व्यक्तियों को वह समाधान भी कर सकते हैं।